नमस्कार, मैं अशोक कुमार बैरवा। प्यारे विद्यार्थियों, हम ब्रायोफाइटा पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था ब्रायोफाइटा के सामान्य लक्षण। पूर्व के वीडियो में हमने ब्रायोफाइटा का सामान्य परिचय और ब्रायोफाइटा के सामान्य लक्षण, जिनमें से वितरण, आवास, पादप शरीर, पोषण और जनन। जनन में हमने कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की विधियां हैं, ये देख ली थी। आज के इस वीडियो में हम लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए तो अब देखते हैं ब्रायोफाइटा में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ब्रायोफाइटा में लैंगिक जनन विषम युग्मकी या ओगेमस प्रकार का होता है। विषम युग्मकी प्रकार का होता है। ठीक है, देखिए, लैंगिक जनन है उसकी एक समयुग्मकी होता है, एक असमयुग्मकी होता है और एक विषम युग्मकी होता है। तो इनमें विषम युग्मकी प्रकार का होता है। नर युग्मक जो होते हैं वो चल होते हैं और मादा युग्मक जो होता है वो अचल होते हैं। ब्रायोफाइटा का मुख्य पादप शरीर युग्मकोद्भिद यानी गैमेटोफाइटिक हैप्लॉइड होता है, गुणित होता है, ये हमें पहले से पता है। युग्मकोद्भिद पादप पर जननांगों का निर्माण होता है। इनके जननांग बहुकोशिकीय व जैकेट युक्त होते हैं। देखिए, जो एल्गी है, शैवाल जो है, उसमें उनका जो पादप शरीर तो उनका भी युग्मकोद्भिद होता है, गेमेटोफिट होता है, हैप्लॉइड होता है। लेकिन वहां उनके जो जननांग जो होते हैं वो बहुकोशिकीय और जैकेट युक्त नहीं होते हैं। ये ब्रायोफाइटा के जननांग होते हैं। ब्रायोफाइटा के जो जननांग हैं बहुकोशिकीय होते हैं और जैकेट युक्त होते हैं। अब जननांग में नर जननांग और मादा जननांग की अलग अलग हम बात करेंगे। दोनों पॉइंट क्लियर हैं। तीसरा पॉइंट है, नर जननांग को पूधानी यानी एंथ्रिडियम कहते हैं। यह सैव्रंत बहुकोशिकीय गोल या दीर्घवृत्तीय संरचना होती है। ये आपको एंथ्रिडियम दी हुई है, ये इस तरीके से, ये एंथ्रिडियम जो है उसकी स्ट्रक्चर दी हुई है। इसके चारों ओर बंद कोशिकाओं का एक आवरण होता है। इस आवरण के भीतर अनेक पुंग कोशिकाएं या एंड्रोसाइट्स होती हैं। तो ये देखिए, ये जो कोशिकाएं दिख रही है ना, ये आपको, ये कोशिकाएं हैं, वो एंड्रोसाइट कोशिकाएं हैं। ठीक है, प्रत्येक एंड्रोसाइट या पुंग कोशिका एक पुंमणु या एंथ्रोजोइट्स बनाती है। प्रत्येक जो एंड्रोसाइट कोशिका है वो एक पुंमणु का निर्माण करती है, एंथ्रोजोइड बनाती है। और प्रत्येक जो पुंमणु होता है अगुणित होता है, चल होता है और द्विकशाभिक होता है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये हमको याद रखना है कि जो ब्रायोफाइटा के जो पुंमणु बनते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, चल होते हैं, मोटाइल होते हैं और बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। देखिए, हम आगे जैसे एल्गी जब पढ़ेंगे तो एल्गी के पुंमणु कैसे होते हैं, ब्रायोफाइटा के पुंमणु कैसे होते हैं, टेरिडोफाइटा के पुंमणु कैसे होते हैं, जिम्नोस्पर्म के कैसे होते हैं। तो पुंमणु के संदर्भ में ये पूछा जाता है कई बार, ऑब्जेक्टिव टाइप जब क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में, तो कि ब्रायोफाइटा के जो पुंमणु हैं वो किस तरीके से होते हैं। पर्टिकुलर कोई एग्जाम्पल पूछ सकते हैं पौधे का नाम लेकर, कि जैसे रिक्सिया के पुंमणु कैसे होते हैं, मार्कपिंसिया के पुंमणु कैसे होते हैं। तो जब ब्रायोफाइटा के द्विकशाभिक हैं तो उनके भी बाइफ्लैजिलेटेड ही होंगे। परिपक्व होने पर पुधानी आवरण की कोशिकाएं टूट जाती है तथा पुंमणु मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, तो 3 पॉइंट हैं यहाँ पर कि लैंगिक जनन जो होता है विषम युग्मक प्रकार का होता है। नर युग्मक तो चल होते हैं, मादा युग्मक अचल होता है। मुख्य पादप शरीर गैमेटोफाइट होता है और उस पर ही जननांगों का निर्माण होता है। और जननांग जो होते हैं बहुकोशिकीय और जैकेट युक्त होते हैं। नर जननांग को पुधानी कहते हैं, जिसमें पुंमणु बनते हैं और पुंमणु अगुणित होते हैं, चल होते हैं और द्विकशाभिक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है मादा जननांग। मादा जननांग को स्त्रीधानी या आर्किगोनियम कहते हैं। ये एक आर्किगोनियम है, उसका स्ट्रक्चर आपको दिखाई गई है। यह एक फ्लास्क की आकृति की संरचना है। तो ये फ्लास्क की आकृति की आपको दिख रही होगी। इसका आधारीय फूला हुआ भाग अंडधा या वेंटर कहलाता है और ऊपरी लंबा संकरा भाग है वो ग्रीवा कहलाता है, नेक कहलाता है। ये जो आधारीय भाग जो है ये वाला,
ये तो क्या कहलाता है, वेंटर कहलाता है ये। ठीक है, ये अगला भाग जो है ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वेंटर है, और यहाँ से लेकर के ये ऊपर तक जो भाग है ये इसका नेक कहलाता है। अब देखिए, अंडदा जो होता है, वेंटर जो होता है, वेंटर के आधार पर अंड व उसके ऊपर अंडधा नाल कोशिका, वेंटर कैनाल सेल या वीसीसी, तथा ग्रीवा नाल कोशिकाएं नेक कैनाल सेल होती हैं। देखिए इसमें ये तो एग सेल हो गई, ठीक है, ये दिख रही है आपको एग सेल। इसके ठीक ऊपर ये वेंटर कैनाल सेल है, ये रही वेंटर कैनाल सेल, और इसके ठीक ऊपर ये आपको नेक जिससे बनी हुई है वो नेक कैनाल सेल। तो एग सेल, वीसीसी वेंटर कैनाल सेल, और एनसीसी नेक कैनाल सेल, ये इसके अंदर ये होती हैं। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। अगला है पुमणु बन गए, पुमणु मुक्त हो गए पानी के अंदर। आर्किगोनिया है, आर्किगोनिया में एग उपस्थित है। अब क्या है, ब्रायोफाइटा में निषेचन के लिए जल का होना आवश्यक है। पुमणु का प्रवेश स्त्रीधानी गिरवा में रसायन अनुचलन या कीमोटैक्टिक क्रिया के द्वारा होता है। तो देखिए ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है ब्रायोफाइटा के संबंध में, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें पूछा जाता है कि ब्रायोफाइटा के जो पुमणु हैं, एंथ्रोजोइट्स जो हैं, वो किस प्रकार की गति प्रदर्शित करते हैं। तो रसायन अनुचलनी या कीमोटैक्टिक गति प्रदर्शित करते हैं। निषेचन के समय अंडधा में अनेक पुमणु प्रवेश करते हैं, परंतु अंड से केवल एक पुमणु संलयित होकर के युग्मनज या जाइगोट बनाता है। तो जाइगोट पुमणु और अंड है, उनके संलयन की प्रक्रिया से द्विगुणित युग्मनज या जाइगोट का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रायोफाइटा में विश्राम अवस्था नहीं पाई जाती, यानी जाइगोट है उसकी विश्राम अवस्था नहीं होती है। निषेचन के तुरंत पश्चात युग्मनज यानी जाइगोट का परिवर्धन समसूत्री विभाजन या माइटोटिक डिवीजन के द्वारा होता है। युग्मनज में प्रथम विभाजन सदैव अनुप्रस्थ होता है। इसमें समसूत्री विभाजनों से भ्रूण बनता है, एम्ब्रियो बनता है। तो हमने बात करी थी पहले भी, जब ये शुरुआत करी थी तो उसमें हमने कहा था कि एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है वो ब्रायोफाइटा से शुरू होता है। थैलोफाइटा यानी शैवाल जो वर्ग है उसमें एम्ब्रियो नहीं बनता है। ब्रायोफाइटा से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट शुरू होता है, एम्ब्रियो बनना शुरू होता है। टेरिडोफाइटा से वेस्कुलर टिश्यू संवहन उत्तक पाए जाना शुरू होता है। जिम्नोस्पर्म में बीज बनते हैं। देखो बीज स्वभाव की उत्पत्ति टेरिडोफाइट से हो जाती है, लेकिन बीज बनते कहाँ हैं, जिम्नोस्पर्म में बनते हैं, और एंजियोस्पर्म में फल बनते हैं। ठीक है, तो फल केवल एंजियोस्पर्म में ही बनते हैं। तो बीज, ये जो भ्रूण एम्ब्रियो है, इसका डेवलपमेंट कहां से होता है, ब्रायोफाइटा से शुरुआत होता था। तो युग्मनज है, आगे विभाजन होते हैं तो उससे भ्रूण या एम्ब्रियो बनता है। और युग्मनज का जो आगे परिवर्धन जो होता है वो समसूत्री विभाजन से होता है, ये याद रखनी है हमको। भ्रूण का विकास स्त्री धानी में ही होता है। ब्रायोफाइटा के सदस्य पादप जगत के प्रथम भ्रूणीय पादप, फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटिक प्लांट कहलाते हैं, क्योंकि इनमें सबसे पहले भ्रूण बनना शुरू हुआ था। तो प्रथम भ्रूणीय पादप है वो ब्रायोफाइटा है। और एग्जाम्पल आप ब्रायोफाइटा के याद रखोगे कि रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसरोस, स्फेगनम, कम से कम ये तो याद रखोगे ही आप। भ्रूण परिवर्धित होकर अब ये जो एम्ब्रियो है ये क्या बनाता है, बीजाणुद्भिद या स्पोरोफाइट 2n, ये द्विगुणित होगा, क्योंकि एम्ब्रियो है वो कैसा होता है, द्विगुणित होता है, तो ये भी क्या होगा, द्विगुणित होगा, स्पोरोफाइट बनाता है। यह युग्मकोद्भिद पर ही परिवर्तित होता है। ब्रायोफाइटा का जो बीजाणुद्भिद है वो पूर्ण रूप से युग्मकोद्भिद पर आश्रित होता है। ये को नहीं है, ये का है ये। ठीक है, तो इस लाइन को हमको विशेष रूप से याद रखना है कि इनका जो ब्रायोफाइटा का जो बीजाणुद्भिद है वो स्वतंत्र नहीं होता, स्वतंत्र जीवन यापन नहीं कर सकता। वो किस पर आश्रित होता है, युग्मकोद्भिद पर आश्रित होता है। अब जो बीजाणुद्भिद है उसके 3 भाग होते हैं। बीजाणुद्भिद पाद यानी फुट, संपुटिका व्रंत यानी सीटा, और संपुटिका यानी कैप्सूल। आप इंग्लिश में याद रख लेना, फुट, सीटा और कैप्सूल। इसमें विभेदित होता है। ये इसका गैमेटोफाइट है,
गैमेटोफाइट पर ही स्पोरोफाइट बनता है। और ये स्पोरोफाइट जो है ये 3 भागों में विभेदित होता है, फुट, सीटा और कैप्सूल। ठीक है, फुट, सीटा, कैप्सूल के अंदर विभेदित होता है। लेकिन अपवाद स्वरूप रिक्सिया के बीजाणुद्भिद में पाद व संपुटिका व्रंत यानी सीटा और कार्सिनिया के बीजाणुद्भिद में सीटा अनुपस्थित होता है। देखिए, रिक्सिया का बीजाणुद्भिद सबसे सरलतम होता है जो केवल कैप्सूल का बना होता है, क्योंकि उसके अंदर फुट और सीटा है, रिक्सिया के अंदर ये एब्सेंट होते हैं। और कार्सिनिया जो है इसके बीजाणुद्भिद में सीटा एब्सेंट होता है। जटिलतम बीजाणुद्भिद फ्यूनेरिया या पोगोनेटम, यहाँ पर ये फ्यूनेरिया अलग पौधा है, पोगोनेटम अलग पौधा है। तो पोगोनेटम का या ऑप्शन में आपको सामान्यतः फ्यूनेरिया मिलता है कि सबसे जटिलतम बीजाणुद्भिद किसका मिलता है, तो फ्यूनेरिया का मिलता है। सबसे सरलतम बीजाणुद्भिद किसका मिलता है, तो वो रिक्सिया का मिलता है। अगर फ्यूनेरिया जटिलतम में नहीं मिलेगा तो वहां पर पोगोनेटम आपको ऑप्शन में मिलेगा। तो सबसे सरलतम जो होता है वो रिक्सिया का होता है और सबसे जटिलतम जो होता है वो फ्यूनेरिया का होता है या पोगोनेटम का होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है कि एम्ब्रियो है उसका परिवर्धन समसूत्री विभाजन से हुआ, एम्ब्रियो बना। जाइगोट का परिवर्धन समसूत्री विभाजन से होकर एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो जो है आगे चल करके बीजाणुद्भिद का निर्माण करता है। बीजाणुद्भिद जो होता है ब्रायोफाइटा का वो गैमेटोफाइट पर आश्रित होता है, स्वतंत्र नहीं होता। बीजाणुद्भिद जो होता है वो फुट, सीटा और कैप्सूल में विभेदित होता है। अब इनके तीनों के अलग अलग हम काम आगे देखेंगे कि फुट क्या काम करता है, सीटा क्या काम करता है और कैप्सूल क्या काम करता है। सबसे जो सरलतम जो बीजाणुद्भिद पाया जाता है वो रिक्सिया का होता है, उसमें फुट और सीटा एब्सेंट होते हैं। और सबसे जटिलतम जो बीजाणुद्भिद पाया जाता है वो फ्यूनेरिया का पाया जाता है या पोगोनेटम का पाया जाता है। अब हम बात करते हैं फुट, सीटा और कैप्सूल ये क्या काम करते हैं। फुट जो होता है ये बीजाणुद्भिद का आधारीय भाग है, नीचे वाला भाग जो होता है वो फुट होता है। यह कैप्सूल को आधार प्रदान करता है तथा उसे मजबूती से सीधा रखने में सहायक है। तो इसका जो प्राथमिक काम जो होता है वो तो यह है कि जो कैप्सूल है उसको आधार प्रदान करने का है। यह इसके अलावा यह प्रमुख रूप से पोषक पदार्थों को युग्मकोद्भिद पादप से अवशोषित करने का कार्य करता है। और ये क्या करता है, जो पोषक पदार्थ हैं, क्योंकि ये सब किस पर डिपेंडेंट है, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर, तो ये भोजन जो है उसको कैप्सूल तक पहुंचाने का काम जो करता है ये फुट करता है। फिर बात आती है संपुटिका व्रंति या सीटा, बीच का जो पार्ट है ये वाला, ये सीटा है। तो ये सीटा क्या काम करता है, ये फुट और कैप्सूल के बीच में उपस्थित होता है। दोनों के, ये ऊपर वाला कैप्सूल है, नीचे फुट है, दोनों के बीच में सीटा होता है। इसका प्रमुख कार्य फुट से कैप्सूल तक जल व भोज्य पदार्थों का संचरण करना होता है। तो एक तो जो फुट से पानी और भोजन कैप्सूल तक जाता है तो उसको कैप्सूल तक पहुंचाने का काम करता है। इसके अतिरिक्त यह बीजाणुओं के प्रकीर्णन में भी सहायक है। तो इसके अलावा जो दूसरा काम है वो है डिस्पर्सल ऑफ स्पोर, बीजाणुओं का जो प्रकीर्णन जो है उसमें भी ये हेल्प करता है सीटा। तीसरा पार्ट आता है वो है कैप्सूल। कैप्सूल में बीजाणु मात्र कोशिकाएं स्पोर मदर सेल पाई जाती हैं। इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, उससे अगुणित बीजाणु बनते हैं। कैप्सूल जो होता है इसमें स्पोर मदर सेल मिलती हैं जिनमें मियोसिस होता है, मियोसिस के बाद में उसमें स्पोर बनते हैं। ब्रायोफाइटा के सभी सदस्य समबीजाणु है, होमोस्पोरस हैं, अर्थात इसमें इनमें केवल एक ही प्रकार के बीजाणु पाए जाते हैं जो आकार व आमाप में समान होते हैं। तो क्लियर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। कैप्सूल की भित्ति के फटने से बीजाणुओं का विमोचन होता है। कैप्सूल की जब भित्ति फट जाती है तो बीजाणु है वो बाहर निकल आते हैं। बीजाणु अचल होते हैं, इनका प्रकीर्णन वायु के द्वारा होता है, वायु के द्वारा ये बिखेर दिए जाते हैं। अब देखिए बीजाणुओं का जो अंकुरण है, बीजाणुओं का अंकुरण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हो सकता है। तो ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या है इसको हम देख लेते हैं। देखिए हम यहीं से शुरुआत में इसके आरेख से देखिए, हमने
जो ब्रायोफाइटा का मुख्य पौधा है वो गैमेटोफाइट है, एन है, हैप्लॉइड है। इस पर एंथ्रिडिया और आर्किगोनिया बनती है। आर्किगोनिया में एग होता है, एंथ्रिडिया से एंथ्रोजोइड्स का निर्माण होता है। दोनों के संलयन से जायगोट बन जाता है। जायगोट का आगे समसूत्री विभाजन के द्वारा परिवर्धन होता है, उससे स्पोरोफाइट एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो आगे चल करके स्पोरोफाइट है वो बना लेता है। ठीक है। अब जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट के तीन पार्ट होते हैं, फुट, सीटा और कैप्सूल। ठीक है ना, ये हमने देखा है अभी कि फुट होता है वो पानी को अवशोषित करने का काम करता है। सीटा जो होता है कैप्सूल और फुट को जोड़ने का काम करता है, कुछ प्रकीर्णन में भी ये हेल्प करता है। और जो कैप्सूल होता है उसमें स्पोर मदर सेल होती हैं। ये स्पोर मदर सेल होती हैं। ये स्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है, मियोसिस होने के बाद में स्पोर बन जाते हैं। ये हमने देख लिया। अब स्पोर बनते हैं, और स्पोर क्या है, जैसे ही कैप्सूल का फट जाता है तो स्पोर जो होते हैं वो उनका प्रकीर्णन विमोचन हो जाता है, और फिर वो वायु के द्वारा उनका प्रकीर्णन हो जाता है। अब इनका जो जर्मिनेशन होता है स्पोर्स का, वो जर्मिनेशन दो तरीके से हो सकता है, या तो प्रत्यक्ष जर्मिनेशन या अप्रत्यक्ष जर्मिनेशन। प्रत्यक्ष जो होता है, डायरेक्ट जर्मिनेशन जो होता है, उसमें तो क्या होता है, ये लीवरवर्ट, हिपेटिक ऑप्सिडा और हॉर्नवर्ट, एंथोसरोटॉप्सिडा के सदस्यों में होता है। लीवरवर्ट यानी हिपेटिक ऑप्सिडा और हॉर्नवर्ट यानी एंथोसरोटॉप्सिडा के जो सदस्य हैं उनमें स्पोर का डायरेक्ट जर्मिनेशन होता है, और उससे गेमेटोफाइट पादप का निर्माण हो जाता है। और मोसेज या जो ब्रायोप्सिडा के जो सदस्य हैं उनमें स्पोर के जर्मिनेशन से पहले प्रोटोनिमा बनता है। प्रोटोनिमा पर अनेक बड़ बनती हैं, और प्रत्येक बड़ से गैमेटोफोर बनता है, और गैमेटोफोर से फिर गैमेटोफाइट पौधे का निर्माण होता है। इसको अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट जर्मिनेशन कहते हैं। देखिए इसमें कि बीजाणुओं का अंकुरण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हो सकता है। हिपेटिक ऑप्सिडा व एंथोसेरोटॉप्सिडा के सदस्यों में बीजाणु के प्रत्यक्ष अंकुरण से सीधे युग्मकोद्भिद थैलस का निर्माण होता है। ठीक है। जबकि ब्रायोप्सिडा के सदस्यों में बीजाणु का अप्रत्यक्ष अंकुरण होता है। इनमें बीजाणु के अंकुरण से पहले प्रोटोनिमा बनता है, जिस पर अनेक बड़ बनती हैं, और प्रत्येक बड़ आगे चलकर गैमेटोफोर का निर्माण करती है, और फिर प्रत्येक गैमेटोफोर है वो स्वतंत्र युग्मकोद्भिद पादप का निर्माण करता है। तो सारी चीज है वो क्लियर है। ये आपको जो चार्ट है, जो आरेख है, वो आपको याद होना चाहिए। अब बात आती है ब्रायोफाइटा में पीढ़ी एकांतरण, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन ब्रायोफाइट। देखिए 5 नंबर का एक प्रश्न यहां से भी कई बार पूछा जाता है कि ब्रायोफाइटा में जो पीढ़ी एकांतरण है उस पर आप टिप्पणी कीजिए, या उस पर आप संक्षिप्त में विवरण दीजिए। तो ब्रायोफाइटा के जीवन चक्र में युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद जो पीढ़ियां हैं उसमें नियमित एकांतरण पाया जाता है। एक के बाद पहले मुख्य पादप गैमेटोफाइट होता है, और बीच में फिर बीजाणुद्भिद पीढ़ी बनती है, और ये चक्कर है वो चलता रहता है, जिसे पीढ़ियों का एकांतरण या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। क्योंकि दोनों पीढ़ियां एक दूसरे से आकारिकी रूप से भिन्न होती हैं, अतः ऐसे पीढ़ी एकांतरण को विषम रूपी पीढ़ी एकांतरण या हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। अब अलग अलग पीढ़ियों के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ब्रायोफाइटा की मुख्य पीढ़ी जो होती है युग्मकोद्भिद या गैमेटोफाइट होती है, जो स्वतंत्र जीवी, स्वयपोषी और प्रभावी होती है। ये पूछते हैं कि ब्रायोफाइटा की मुख्य जो पीढ़ी होती है वो कौन सी होती है, प्रभावी पीढ़ी होती है वो कौन सी है, तब युग्मकोद्भिद होती है, हैप्लॉइड होती है, एन। यह पादप की अगुणित अवस्था होती है। अगुणित युग्मकोद्भिद पीढ़ी सदैव लैंगिक जनन द्वारा प्रजनन करती है। यह जनन अंग पूधानी यानी एंथ्रिडियम व स्त्रीधानी यानी आर्किगोनियम उत्पन्न करती है, जिनमें क्रमशः नर युग्मक और मादा युग्मक समसूत्री विभाजन द्वारा उत्पन्न होते हैं। निषेचन के द्वारा नर व मादा युग्मकों के संयोजन से द्विगुणित युग्मनज बनता है, और युग्मनज जो होता है वो बीजाणुद्भिद पीढ़ी की प्रथम कोशिका होती है। ब्रायोफाइटा में बीजाणुद्भिद या स्पोरोगोनियम अल्पजीवी, विषमपोषी, अप्रभावी और युग्मकोद्भिद पीढ़ी पर आश्रित होती है। ठीक है ना, युग्मकोद पर आश्रित पीढ़ी होती है। यह इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता या स्वतंत्र जीवी नहीं होती। इस पीढ़ी में बीजाणु मात्र कोशिकाओं में
अर्धसूत्री विभाजन होता है। जो कैप्सूल है उसके अंदर बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं, उनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे बीजाणु उत्पन्न होते हैं और वे बीजाणु अंकुरित होकर के युग्मकोद्भिद पीढ़ी है उसका निर्माण करते हैं। तो ये आरेख हमने पहले देख लिया था। तो पीढ़ी एकांतरण में मुख्य पादप है वो गैमेटोफाइट होता है। इसके ऊपर नर जननांग एंथ्रिडिया और मादा जननांग आर्किगोनिया बनती हैं। एंथ्रिडिया जो होती है उसमें एंथ्रोजोइड्स बनते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, और आर्किगोनिया है उसमें एग होता है, ये भी हैप्लॉइड होता है। दोनों के संलयन से जाइगोट बनता है। जाइगोट का आगे का परिवर्तन माइटोसिस से होता है जिससे एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो से आगे स्पोरोफाइट या बीजाणुद्भिद का निर्माण होता है जो 2n होता है। बीजाणुद्भिद है वो 3 भागों में विभाजित होता है, फुट, सीटा और कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल पाई जाती है जिनमें मियोसिस होता है जिससे स्पोर बनते हैं। अब स्पोर का जो जर्मिनेशन होता है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरीके से हो सकता है। लीवरवर्ट और हॉर्नवर्ट में स्पोर का डायरेक्ट जर्मिनेशन होता है और उससे गैमेटोफाइट पादप का निर्माण होता है, जबकि जो ब्रायोप्सिडा या मोसेज वर्ग है उसमें स्पोर का जर्मिनेशन इनडायरेक्ट होता है। उसमें पहले प्रोटोनियमा बनता है, प्रोटोनियमा पर बड़ बनती हैं, प्रत्येक बड़ आगे चल करके गैमेटोफोर का निर्माण करती है और प्रत्येक गैमेटोफोर से एक नए पादप गैमेटोफाइट का निर्माण हो जाता है। तो ये इसका पीढ़ी एकांतरण आता है ब्रायोफाइटा का। तो ये ब्रायोफाइटा में लैंगिक जनन और पीढ़ी एकांतरण है वो कंप्लीट हो गया। और इसी के साथ में जो हमारा मेन टॉपिक चल रहा था ब्रायोफाइटा के सामान्य लक्षण, वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। आपको वीडियो लगातार मिलता रहे इसके लिए आप चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपके अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें।